आठवां अध्याय दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उत्तर भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित राज्य धीरे धीरे एक शक्तिशाली और अत्यंत केंद्रीकृत राज्य के रूप में उभर आया। कुछ समय तक साम्राज्य पूरे देश पर दक्षिण में मदुरै तक के प्रदेशों पर उसका नियंत्रण कायम रहा। विघटन 15वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए, लेकिन दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली पर उनमें कोई जबरदस्त असर पड़ा। 16वीं सदी में विकसित होने वाला मुगल प्रशासन भी उस प्रणाली से प्रभावित हुआ। सुल्तान। यद्यपि भारत में कई तुर्क सुल्तान ने अपने सच्चे मुसलमानों अर्थात बगदाद के अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया और शुक्रवार की प्रार्थना के खुतबे इसके नाम को शामिल किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खलीफा बाद में कानूनी शासक बन गया था। खलीफा की स्थिति मात्र नैतिक थी। उसकी सर्वोच्च स्थिति की घोषणा करके सुल्तान सिर्फ यह ऐलान कर सकता था कि वो इस्लामी दुनिया का अंग है। सल्तनत के सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। सर्वोच्च राजनीतिक सैनिक सत्ता, कानूनी सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और हिफाजत के लिए जिम्मेदार था। इस तरह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सल्तनत की सेना का प्रधान सेनापति था। कानून और न्याय व्यवस्था करना उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ इससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना किसी भी शासक का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता था। हम देख चुके हैं कि बलबन कितनी सख्ती से न्याय करता था और किस तरह रिश्तेदारों व उच्च अधिकारियों के साथ मुरवक्त नहीं बरतता था। मोहम्मद तुगलक ने इस मापदंड को उलमाओं पर लागू किया, जबकि पहले लोग कठोर दंड से मुक्त थे। मुगल शासकों ने उत्तराधिकार का कोई भी स्पष्ट नियम विकसित नहीं हुआ था। इस्लामी कानून में शासक के चुनाव की व्यवस्था थी, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में यह थी कि सफल शासक के पुत्र के उत्तराधिकार को स्वीकार कर लिया जाता था, परंतु गद्दी पर शासक के पुत्रों को बराबरी रखने का दावेदार माना जाता था। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार सिद्धांत न तो मुसलमानों को और न ही हिंदुओं को पूर्ण रूप से स्वीकार थे। कुछ शासकों ने अपने किसी एक बेटे, और जरूरी नहीं कि सबसे बड़े बेटे हों, अपना उत्तराधिकारी नामजद करने की घोषणा अवश्य की, बल्कि इल्तुतमिश ने तो अपने बेटे के मुकाबले अपनी बेटी को नामजद किया। लेकिन ऐसी नामजदगी को स्वीकार करना या न कराना अमीरों पर निर्भर था। यद्यपि मुसलमान आमतौर पर वैध उत्तराधिकारी के हक को स्वीकार करते थे, तथापि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें किसी सफल व शक्तिशाली सैनिक नेता को गद्दी पर जबरन कब्जा करने के लिए रोका जा सके। सल्तनत काल में ऐसे लोगों ने कई बार गद्दी हड़प ली है। इस प्रकार गद्दी हासिल करने में सैनिक शक्ति मुख्य निर्णायक तत्व थी, परंतु लोकमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बलबन ने उत्तराधिकारियों को अपदस्थ करने के बाद लंबे अरसे तक खिलजी लोकमत के भय से दिल्ली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने दिल्ली के निकट सिरू में एक नया शहर बसा लिया। केंद्रीय प्रशासन। सुल्तान की मदद के लिए कई मंत्री होते थे, जिनका चयन वो खुद करता था। उनका उदासीन रहना या न रहना उनकी मर्जी पर निर्भर करता था। इन मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकारों और कर्तव्यों व समय में अंतर आता देता था। प्रशासन की एक सुनिश्चित प्रणाली का विकास 13वीं सदी के अंत तक हो गया था। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। आरंभिक काल में वजीर मुख्य रूप से सैनिक नेता होते थे। 14वीं सदी में वजीर को सबसे बढ़कर राजस्व के मामले का विशेषज्ञ माना जाता था। इस प्रकार वह विस्तृत विभाग का प्रधान बन गया, जिसमें आय और व्यय दोनों का प्रबंध किया जाता था। मोहम्मद तुगलक ने राजस्व विभाग के संगठन की ओर खास ध्यान दिया। उसके वजीर ख्वाजा जहां बहुत आदर करते थे। जब मोहम्मद विद्रोह को दबाने के लिए बाहर जाता था, तब राजधानी उसी की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाता था। वजीर के अधीन एक अलग महालेखा परीक्षक व्यय की जांच पड़ताल का काम करता था और महालेखाकारी आय की निगरानी करता था। यद्यपि विभिन्न अफसरों के बीच झगड़ों से विभाग के कामकाज में बाधा पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद तुगलक के अधीन राजस्व विभाग ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में स्थापित साम्राज्य में सबसे बड़े मामले को संभालने के लिए एक विभाग के रूप में कामयाबी हासिल करी। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण ज्ञान ए जहाँ खान ए जहाँ
जो उसके पुराने वजीर का प्रतिनिधि था, को अपना वजीर बनाया। राजस्व विभाग में उसका पूरा वर्चस्व था। 18 साल के लंबे अरसे तक उसकी वजारत को आमतौर पर वजीर के प्रभाव की चरम अवस्था माना जाता है। फिरोज ने शासकीय पदों और एकता को वंशानुगत बनाने की नीति अपनाई, जिसके अनुसार खान जहां के बाद उसका पुत्र द्वितीय खान जहां वजीर बना। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद खान जहां द्वितीय ने चाहे उसको राजपद पर बिठा देने वाला व्यक्ति किंग मेकर भूमिका निभाने की कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश में उसकी नाकामियों के बाद वजीर के पद की प्रतिष्ठा पर बहुत आंच आई। इस पद को अपनी खोई प्रतिष्ठा फिर मुगलों के अधीन में प्राप्त हो पाई। वजीर के विभाग के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण महकामा दीवान अर्च या सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रधान को आरिज़ मामलिक कहा जाता है। आरिज़ प्रधान सेना अध्यक्ष नहीं था, क्योंकि वह सारे सैन्य बलों की कमान खुद सुल्तान के हाथ में थी। ऐसा युग था जब राजा यदि सैन्य बलों की प्रधानता कमान किसी और व्यक्ति को सौंप देता था तो उसका राजपद पर बने रहना मुश्किल हो जाता था। सैनिक की भर्ती करना, उन्हें सभी तरह से सुरक्षित करना और उनका वेतन देना आरिज़ के विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। भारत में आरिज़ का अलग विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की और बाद में अलाउद्दीन ने उस विभाग के कामकाज पर खास नजर रखता था। अलाउद्दीन के आग्रह पर सैनिकों को नियमित हाजिरी देता था। घोड़ों को दागने का चलन भी प्रारंभ किया गया ताकि सिपाही घटिया दर्जे के घोड़े को सेना में न ला सके। प्रत्येक सैनिक के विवरण की एक सूची भी रखी जाती थी। सेना को देश के विभिन्न भागों में तैनात किया जाता था और एक विशाल टुकड़ी राजस्थान में सुल्तान के साथ रहती थी। शिकार के नाम पर सेना को लंबे लंबे कूचे ले जाकर बलबन को चुस्त दुरुस्त हालत में रखता था। दिल्ली के सुल्तानों ने अलाउद्दीन के पास बड़ी स्थायी सेना थी। पढ़ने के अनुसार उसने सैनिकों को 3 लाख थी, लेकिन यह संख्या अतिरंजित मालूम होती है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सभी सैनिकों को पूरा वेतन अदा करना शुरू किया। इसके पूर्व तक सिपाहियों को उनके वेतन में एवज में दोआब में बहुत से गांव सौंपे गए थे। इन सैनिकों ने गांव पर अपने हक को वंशानुगत मानना शुरू कर दिया। चाहे उनमें काफ़ी लोग इतने बूढ़े हो गए थे कि सैनिक सेवा के लायक नहीं रह गए थे, फिर भी वे अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बलबन ने इन गांवों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इन सैनिकों ने आंदोलन खड़ा कर अपने पुराने मित्रों दिल्ली के कोतवाल को समझाने बुझाने के बाद उसने अपने आदेश में संशोधन किया। लेकिन अलाउद्दीन ने कलम की एक ही झटके में इन गांवों पर सैनिकों के हकों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक घुड़सवार को सालाना 238 टंका देता था और जो 2 घोड़े रखता था उसे 78 टंके देता था। मंगोल हमला पर अंकुश लगाने और साथ में दक्कन को जीतने में अलाउद्दीन की कामयाबी का मुख्य कारण उसकी सेना की कुशलता और चुस्ती थी। तुर्की प्रशासक बड़ी संख्या में हाथी भी रखते थे जो युद्ध के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित होते थे। सेना के साथ सफर सेलों सैंपल्स खोदने पाटने का काम करने वाले माइनर्स की एक टुकड़ी होती थी। ये लोग सेना की कूच के लिए रास्ता बनाने और रास्ते की बाधाओं को दूर करने का काम करते थे। घुड़सवार सेना में तुर्कों और अफगानों की प्रधानता थी। इस सेना की खास प्रतिष्ठा थी। गजनवी काल में हिंदुओं को घुड़सवार पर घुड़सवार और पैदल दोनों सेनाओं में भर्ती किया जाता था। बाद के काल में उन्हें सेना में काम तो दिया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से पैदल सेना में। राज्य के 2 और महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवान रिसाल और दीवान इंसा। इनमें पहला विभाग धार्मिक मामलों में, धार्मिक संसाधनों में, सुप्रसिद्ध विद्वानों में धर्म तत्वों को दिए जाने वाले अनुदान का काम का संभालता था। उसका सर्वोच्च अधिकारी आला सदर होता था। वो आम तौर पर कोई प्रमुख काजी हुआ करता था। सामान्यतः वही अला काजी न्याय विभाग का प्रधान होता था। काजियों को साम्राज्य के विभिन्न भाग में, खास तौर पर जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी होती थी, उस स्थान पर नियुक्त किया जाता था। काजी दीवानी मुकदमों का फैसला शरीयत मुस्लिम कानून के अनुसार करता था। हिंदुओं पर उसने अपने व्यक्तित्व कानून लागू होते थे। हिंदुओं के मामले में इस कानून के अनुसार न्याय करने का काम गांव की पंचायत करती थी और शहरों में अलग अलग जाति के मुखिया। फौजदारी कानून शासकों के द्वारा समय समय पर बनाए जाए नियमों पर आधारित होते थे। दीवान इंसा राज्य में पत्र व्यवहार का कामकाज की देखरेख करता था। सुल्तान और अन्य देशों के शासकों के बीच सुल्तान और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य चलने वाले सभी औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार को यही विभाग संभालता था।
इसके अलावा कई विभाग भी हुआ करते थे सुल्तान साम्राज्य के विभिन्न भागों में जासूसी करने वाले एजेंट रखते थे, जिन्हें बरीद कहा जाता था। ये लोग सुल्तान को सारी घटनाओं से अवगत कराते थे। सुल्तान का पूर्ण विश्वासभाजन और कुलीन व्यक्ति ही मुख्य वैद के पद पर नियुक्त किया जाता था। राज्य का एक अन्य विभाग सुल्तान की गृहस्थी की व्यवस्था संभालता था। इस विभाग का काम सुल्तान का व्यक्तिगत सुख सुविधा का ध्यान रखना था और उसकी गृहस्थी में भारी संख्या में सारी स्त्रियों की जरूरतें पूरा करना था। यह विभाग कारखाना कहे जाने वाले उन सारे भंडारों को देख रेख करता था जो राजा और गृहस्थी की जरूरतों का सामान और चीज़ें रखी जाती थी। कभी कभी ये चीज़ें शाही देखरेख में बनाई जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग खोला। इनमें बहुत से गुलाम इन शाही कारखानों में नियुक्त किए जाते थे। इन तमाम गतिविधियों की देखरेख के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को वकील ए दर कहा जाता था। दरबार में शिष्टाचार का निर्वाह उसी का दायित्व था। औपचारिक समारोह में कौन अमीर अपनी ताकत के मुताबिक कहाँ बैठेगा, इसका इंतजाम भी वही करता था। फिरोज ने सार्वजनिक कार्यों के लिए एक महकमा खोला। इस विभाग में कई नहरें और सार्वजनिक इमारतें बनवाई। स्थानीय स्वशासन, जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो कई प्रदेशों में बांट दिया जो इक्ता कहलाए। इन इक्तों का प्रमुख तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया। जिन अमीरों को इक्ता दिए गए थे उन्हें मुक्ति या वली कहा जाता था। ये प्रदेश बाद में प्रांतीय सूबा बन गए। आरंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र हुआ करते थे। उसने अपने अपने प्रदेश शांति सुव्यवस्था कायम करने और सरकार को देय राजस्व वसूल करने की आशा की जाती थी। इस तरह वे धन इकट्ठा करते थे, उसमें से सिपाहियों के वेतन अदा करके बाकी सब अपने पास रख लेते थे। लेकिन ज्यों ज्यों केंद्रीय शासन शक्तिशाली और अनुभवी होता था त्यों त्यों उसने मुक्तियों पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया शुरू कर दिया। उसका वास्तविक आय का पता लगाने और सिपाहियों तथा मुक्तियों का वेतन निर्धारित करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। अब मुक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह खर्चा पूरा करके जो रकम बचे वह केंद्र को भेज दे। दो साल के अंतराल में की जाने वाली हिसाब किताब की जांच के समय मुक्तियों को अक्सर काफ़ी सख्ती झेलनी पड़ती थी। कभी कभी तो बेईमान मुक्तियों को जेल में डाल दिया जाता था। सल्तनत के अंतिम दौर में फिरोज शाह तुगलक ने इस तरह की सख्ती बंद करा दी। सूबे के नीचे सिख और सिख के नीचे परगना होता था। इन इकाइयों की व्यवस्था के संबंध में हमें खास जानकारी नहीं है। स्रोतों से मालूम होता है कि गांव 100 या 84 की इकाइयों में 84 गांव की इकाइयों को एक पारंपरिक व्यवस्था में संगठित किए। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खुद स्वामी या मुकद्दम मुखिया होते थे। हमें गांव के पटवारी के बारे में जानकारी है इसलिए, लेकिन यह मालूम नहीं है कि गांव की व्यवस्था ठीक कैसे चलती थी। जब तक उसके लिए भू राजस्व अदा करता रहता था तब तक उसके मामले में शायद हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। आरंभ में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में शायद कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। भू राजस्व की वसूली पुराने तरीके से कमोबेश पुराने लोगों द्वारा की जाती रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र ही अपनी सत्ता स्थापित कर लेने में तुर्कों की सफलता का एक कारण यह भी बात थी। हमें जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया उसकी शुरुआत 14वीं सदी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप तनावों और संघर्षों का जन्म हुआ। किसानों में भी अशांति फैली। आर्थिक और सामाजिक जीवन, दिल्ली सल्तनत के अधीन लोगों की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। समकालीन इतिहासकारों की रुचि आम लोगों की जिंदगी के बजाय दरबार की घटनाओं में अधिक थी, लेकिन उसने कभी कभी चीज़ों की कीमतों के बारे में जानकारी अवश्य मिलती है। उत्तर अफ्रीका में टंजियर का निवासी अब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया। वह मोहम्मद तुगलक के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। उसने पूरे देश की यात्रा की। वह भारत की उपजों के बारे में काफ़ी दिलचस्प विवरण छोड़ गया। इन उपजों में फल फूल और जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। इसमें हम सड़कों की अवस्था और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ और जानकारी हासिल होती है। इन रातों ने जिन खाद्यान्नों और अन्य फसलों फल फूल का उल्लेख किया है उनसे हम परिचित हैं। इब्न बतूता कहता है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2 फसल उगाई जाती हैं। चावल की तो 3 फसलें पैदा की जाती हैं। उसके अनुसार अलसी, गन्ना, कपास भी पैदा किया जाता है। ये फसलें ग्रामोद्योग के आधार पर काम करती हैं। ये उद्योग थे कोल्हू में तेल पिलाना, गुड़ बनाना, बुनाई करना। किसान और ग्रामीण भद्रभजन, पहले की तरह देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे।
पूर्ववत कड़ी मेहनत करके किसी तरह गुजारे के लायक कमाते रहे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ते रहते थे, युद्ध होते थे, किसानों की मुसीबतें और बढ़ गई। वैसे सभी किसान निर्वाह के स्तर पर नहीं जीते थे। खूंटों और मुकदमों का जीवन अपेक्षाकृत ऊंचा था। अपनी जोतों के अलावा उसके पास जमीन और भी होती थी, जिसके पास वो रियायती दरों से राजस्व अदा किया करते थे। कभी कभी वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साधारण किसानों को अपने हिस्से का राजस्व अदा करने पर मजबूर कर देते थे। इन लोगों के पास इतने साधन नहीं थे कि वो अपनी सवारी के लिए कीमती अरबी और घोड़े रख सकें, नफीस कपड़े पहनते थे, उच्च वर्गों के लोगों जैसा व्यवहार करते थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, अलाउद्दीन ने अपने खिलाफ सख्त कदम उठाए और उनके विश्वासनीयता को कम कर दिया। तब भी उनके जीवन का स्तर किसानों की अपेक्षा बहुत ऊंचा था। मालूम होता है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से अपने पुराने तौर तरीके अपना लिए थे। जीवन स्तर का उपभोग करने वाला एक वर्ग हिंदू राजाओं का था। इनमें से बहुत से लोग अपनी पुरानी मिल्कियतों को कायम कर रखने में कामयाब रहे। हिंदू रायों के बलबंद दरबार में हाजिर होने के कई उल्लेख मिलते हैं, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली के सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में ये हिंदू राय काफ़ी शक्तिशाली रहे। व्यापार, उद्योग और व्यापारी। जब दिल्ली सल्तनत सुदर्शन व्यापार पर स्थित हो गई, तब संचार की बेहतर सुविधा कायम हो गई। एक चांदी के टंके और तांबे की दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा प्रणाली स्थापित हो गई। देश में व्यापार का भी निश्चित विकास हुआ। इसके साथ ही शहरे और शहरी जीवन में अभिवृद्धि हुई। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया में पूर्वी हिस्से में बड़ा नगर कहा और उसका कहना है कि फैलाव की दृष्टि से दौलताबाद यानी देवगिर दिल्ली के बराबर था। यह बात उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार के विकास की सूचक है। इस काल के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में उत्तर पश्चिम में लाहौर, मुल्तान, पूर्व में कड़ा और लखनऊ थी, पश्चिम में अनिलवाड़ा यानी पाटन, कैबरे थे। एक आधुनिक इतिहासकार का कहना है, कुल मिलाकर सल्तनत की एक फलती फूलती शहरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्य व्यापार आवश्यक रहा होगा। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ा और सोने और चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल का सोनारगांव अपने कच्चे रेशम मलमल के लिए विख्यात है। और भी कई दस्तकारी फल फूल रही थी, जैसे चर्मकारी, धातुकन, गलीचे की बुनाई, लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना, पत्थर तराशना, जिसके लिए भारतीय शिल्पकार प्रसिद्ध थे। तुर्की ने नई नई दस्तकारियाँ भी शुरू करवाई। इनमें से एक था कागज का काम। कागज बनाने की विधि का आविष्कार 2वीं सदी में चीनियों ने किया। 5वीं सदी में अरब सागर में उसे अवगत और यूरोप में कला बहुत आगे चलकर 14वीं सदी में पहुंची। चरखे का चलन प्रारंभ होने से कपड़े में उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। धुनकी की सहायता से कपास को तेजी से और ज़्यादा अच्छी तरह से साफ किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह न था कि सबसे महत्वपूर्ण कारीगरी भारतीय कारीगरी की कुशलता है। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले से ही जम चुकी थी। इस काल में उच्चतम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को भी निर्यात किया जाता था। इसकी कीमत रेशमी कपड़े से भी ज़्यादा होती थी। भारत पश्चिम एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े, कांच के बर्तनों, घोड़ों का आयात करता था। भारत चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन मंगवाता था। जल और थल दोनों मार्गों से चलने वाला भारत का व्यापार सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम था। यद्यपि हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े साझेदार थे, लेकिन वह भारत के तमिल और गुजराती व्यापारियों को, जिनमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, इस मार्ग में होने वाले व्यापार के क्षेत्र को उखाड़ नहीं पाए। तटवर्ती व्यापार और तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के बीच होने वाले व्यापार मारवाड़ी और गुजरातियों के हाथों में था, जिनमें बहुत सारे लोग जैन थे। इस व्यापार में मुसलमान बोहरा व्यापारियों की हिस्सेदारी थे। मध्य और पश्चिम एशिया के साथ थल मार्ग से होने वाला व्यापार मुल्तानियों और खुरासानियों, अफगान ईरानी के हाथों में था। इनमें से बहुत से व्यापारी दिल्ली में बस गए। गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी बहुत धनवान थे। उनमें कुछ ने खास तौर पर जैन और मंदिरों के निर्माण में बहुत सारा धन खर्च किया। कैबरे एक नगर था जिसमें बहुत से समृद्ध व्यापारी थे। इनके पास सुंदर पत्थरों और गारे के बने ऊंचे ऊंचे महल थे, जिनके छतें अच्छी किस्म के खपरेलों से बनी हुई थी। इनके घर के चारों ओर फलों के सुंदर बगीचे होते थे, जिनमें कई तालाब बने होते थे। ये संपन्न व्यापारी और कुशल कारीगर
ऐसो आराम की ज़िंदगी बिताते थे। अच्छा खाने पहनने के अभ्यस्त थे। हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के व्यापारियों की सेवा में कई कई अनुचर होते थे जो सोने चांदी के काम करते थे, काम में तलवारों से सुसज्जित होते थे। दिल्ली के हिंदू व्यापारी कीमती साजों से सजे घोड़ों की सवारी करते थे, शानदार इमारतों में रहते थे और तड़क भड़क के साथ अपने त्यौहार मनाते थे। वर्णी बताता है कि मुल्तान व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनके घर में सोने चांदी से भरे रहते थे और इधर अमीर लोग इतने साह खर्च करते थे कि जब वे कभी कोई भोज या समारोह आयोजित करना होता था तो पैसा उधार लेने के लिए मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। चोर, डाकू और लुटेरे कबीलों के कारण उन दिनों यात्रा करना हमेशा खतरनाक होता था। फिर भी राजमार्ग को अच्छी हालत में रखा जाता था। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए उन पर जगह जगह सराय बनी होती थी। पेशावर के सुनावर तक पहुंचने के लिए राजमार्ग के अलावा मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक सड़क बनवाई। देश के एक अन्य भाग में दूसरे भाग में तेजी से डाक पहुंचाने की व्यवस्था कायम की। यह काम डाक को मंजिल दर मंजिल ले जाने वाले अलग अलग घोड़ों व हर कारों द्वारा किया जाता था। हर कार लोग कुछ किलोमीटर की दूरी पर डाक व्यवस्था के लिए खास तौर पर बनाए जा गए मचानों पर बैठे रहते हैं। पिछले पड़ाव से कोई हर कारा इन तक पहुंचना नहीं था, उसे वहीं छोड़ डाक लेकर वो अगली मंजिल के लिए आनन फानन भाग पड़ते थे। हर कारा दौड़ते समय से एक घंटी बजाता रहता था ताकि अगली मंजिल पर बैठे हुए आदमी को उसके आगमन की आहट लग जाए, वह डाक लेकर आगे जाने को तुरंत तैयार हो जाए। इसी व्यवस्था को सुल्तान के लिए खुरासन में ताज़ा फल मंगवाए जाते थे। जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद था तो उन्हीं हकरारों के द्वारा उसे पीने के लिए रोज गंगा जल ले जाया जाता था। संचार व्यवस्था में सुधार होने और जल थल दोनों मार्गों से व्यापार की वृद्धि के लिए इस काल में आर्थिक जीवन में तेजी आई। तुर्कों ने कई शिल्प और तकनीकें प्रारंभ की या पुराने शिल्पों और तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। लोहे की रकाबों के इस्तेमाल का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। नए शासकों द्वारा हल्की और भारी दोनों तरह की घुड़सवारी सेनाओं के सवारों और घोड़ों दोनों के लिए कवचों का उल्लेख किया जा चुका है। इसमें धातु उद्योग और धातु शिल्प को बढ़ावा मिला। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रहट में पर्शियन व्हील या फारसी चक्र की गलत संख्या दी में सुधार हुआ है। अब सिंचाई के लिए ज़्यादा गहराई से पानी निकाला जा सकता। कागज बनाना, शीशा बनाना, चरखा और सुधरे किस्म का करखा नए नए शुरू हुए सुधरे शिल्पों के अन्य उदाहरण में से थे। शिल्पों के सुधार के उदाहरण के रूप में बेहतर किस्म के गाड़े का उल्लेख किया जा सकता है। तुर्कों के लिए मेहराब और गुंबद वाली इमारतें बनाना संभव हुआ। इनमें से सभी शिल्प नहीं थे, लेकिन भारतीय शिल्पियों के विख्यात कौशल के आधार पर उनमें जो सुधार हुए, जिस तरह से उनका प्रसार हुआ, कृषि का विकास, ये दो महत्वपूर्ण बातें थीं जिनका कारण 14वीं सदी का उत्तरार्ध विकास और तुलनात्मक सदमे का युद्ध बन गया। सुल्तान और अमीर। सुल्तान और उसके अमीर का जीवन स्तर ऐसा था कि जिसकी तुलना उस काल की दुनिया उच्चतम स्तर से अर्थात पश्चिम और मध्य एशिया की इस्लामी दुनिया के जीवन स्तर से की जा सकती है। यूरोप में अब भी पिछड़ेपन के दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस्लामी दुनिया की समृद्धि और संप्रति विस्मयकारी थी। उसमें एक ऐसा स्तर स्थापित किया जिसका अनुकरण करने का प्रयास हर देश करता था। हिंदू शासकों की तरह प्रत्येक सुल्तान अपने लिए राजमहल बनवाता था। बलबन का दरबार बहुत ही भड़कीला था और साधना था। उसकी रचना इस तरह से की गई थी जिसे देखने के लिए मन में भय और विस्मय भाग जाट थे। अलाउद्दीन और उसके उत्तराधिकारियों ने इस परंपरा का निर्वाह करा। मोहम्मद तुगलक के राजमहल का वर्णन इब्न बतूता में किया जा सकता है। सुल्तान के मिलने आए व्यक्ति को 3 ऊंचे द्वारों से होकर गुजरना पड़ता था। इन द्वारों पर बड़ी संख्या में पहरे तैनात रहते थे। इन सबको पार करके 1000 स्तंभों वाले दरबार में प्रवेश करता था। उसका दरबार एक विशाल कक्ष था जो लकड़ी के स्तंभों पर बना होता था। कीमती सामग्री और उपकरणों से सज्जित सुल्तान अपने दरबार में आम नहीं लगाता था। मोहम्मद तुगलक अपने अमीरों को हर साल में 2 नई पोशाकें दिया करता था, एक सर्दी के मौसम में और दूसरा ग्रीष्म मौसम में। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह वे 2 लाख पोशाकें बांटता था। ये पोशाकें आमतौर पर आयात की गई मखमल, दमसक ऊन की बनी होती थी। उन पर जरी की
कीमती सुंदर काम किए होते थे। उन पर निश्चय बहुत बड़ी रकम खर्च होती थी। सुल्तान के जन्मदिन, नौरोज और गद्दी नसीबी की वर्षगांठ के अवसर पर अमीर और दूसरे लोग ढेर सारे भेंट उपहार के दिए जाते थे। हमने ऊपर शाही कारखानों का जिक्र किया। ये कारखाना सुल्तान की सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। रेशम, सोने, चांदी, बेशकीमती चीज़ें बनाते थे। वे चुनिंदा और दुर्लभ वस्तुओं के लिए, भंडारों के लिए भी काम आते थे। फिरोज शाह तुगलक के कारखानों में अधीक्षक को आदेश दिया था उन्हें नफासत के साथ उत्तम कोटि की चीज़ें चाहे वो जहाँ भी दाम में मेरे खरीद लें। कहा जाता था एक बार सुल्तान को एक ही जोड़ जूते के लिए 70,000 टंके की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। शाही इस्तेमाल का ज़्यादातर चीज़ें सोने, चांदी और जवाहर के काम के लिए होते थे। यह कारखाने शाही हरम में रहने वाली औरतों की ज़रूरतों को पूरी करते थे। लगभग हर सुल्तान का यह हरम होता था कि रानियां और विभिन्न देश की सारी गुलाम लड़कियां रहती थी। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी संख्या में नौकर, चाकर और दास दासियां रखे जाते थे। सुल्तान की माँ और चाची व अन्य रिश्तेदार स्त्रियां हरम में ही रहती थी। प्रत्येक के रहने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी। आडंबर युक्त रहन सहन के मामले में अमीर लोग सुल्तान की नकल करने की कोशिश करते थे। उनके रहने के लिए शानदार महल होते थे। वो साख्ते कीमती कपड़ों से बनी होती थी। जरी के काम किए जाते थे। उनके पास बड़ी संख्या में नौकर, चाकर, गुलाम होते थे। शानदार भोज देने के लिए, उत्सव मनाने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे। लेकिन कुछ अमीर लोग कलाकारों और विद्वानों की अधिक सहायता करते थे। अलाउद्दीन ने अमीरों का सख्ती से दमन किया, लेकिन उसके उत्तराधिकार शासनकाल उनकी शान और शौकत के बाद फिर वापस आ गया। तुगलक शासनकाल में अमीरों ने अपना पूरा वर्चस्व स्थापित किया। साम्राज्य के द्रुत विस्तार के कारण मोहम्मद तुगलक अमीरों को मोटी मोटी तनख्वाह और भत्ते देने लगे। एक स्रोत से मालूम होता है कि उनके वजीर की आय इराक प्रांत की आय के बराबर थी। अन्य मंत्रियों को 20,000 से 40,000 टके सालाना मिलते थे। आला सदर को 60,000 टके सालाना दी जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने वजीर जहाँ को 15 लाख मिलते थे। उनकी बेटी और दामादों की उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी और अलग से भत्ते दिए जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कई अमीरों ने अपने पीछे धनराशि छोड़ गए। उदाहरण के लिए फिरोज का आरिज ए मामलिक बशीर अपनी मृत्यु के 13 करोड़ टंके की धनराशि छोड़ गया। बशीर मूलतः फिरोज का गुलाम था। इस आधार पर उसने ज़्यादातर संपत्ति जब्त कर ली और बाकी उसने बेटों में बांट दी। इससे किसी हद तक अफवाह नहीं माना जा सकता। आमतौर पर अमीर की संपत्ति सुरक्षित रहती थी और मृत्यु के बाद उसके बेटों के हाथों में चली जाती थी। इस वर्ग के लोग जमीन खरीदकर उसके बाग बगीचा लगाते थे, बाजार बसाते थे। सुल्तान और अमीर भारत में फलों की खास तौर पर तरबूजे और खरू की किस्मों को सुधार करने के लिए गहरी रुचि रखते थे। इस प्रकार एक नए ढंग से भूस्वामी सामंतों का वर्ग विकसित हुआ। 15वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत के बिखराव में यह प्रवृत्ति थम गई। शहरी जीवन, गुलाम, कारीगर और अन्य सल्तनत के अधीन शहरों और शहरी जीवन में पुनः स्थापना की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तुर्क शासक तत्व शहरी शासक वर्ग था जिसमें शहरी जीवन खास तौर पर पसंद था। बहुत से शहरों का उदय सैनिक संगठनों इर्द गिर्द हुआ। यह शहर सैनिकों के लिए खाद्य पदार्थ, जरूरतों की दूसरी चीज़ें, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराते। कालांतर में उनमें कई शहर सांस्कृतिक रूप से उभरे। मध्यकालीन शहरों में विविध प्रकार की आबादी हुआ करती थी। इनमें छोटे छोटे अमीर सरकारी दफ्तरों को चलाने की मदद के लिए बड़ी संख्या में लिपिक, दुकानदार व कारीगर, भिखारी आदि शामिल थे। लिपिकों और छोटे सरकारी आमिलों के पद तो साफे पढ़ना लिखना जानने वाले लोगों को देना पड़ता था। चूँकि शिक्षण का कार्य मुख्य रूप से उलमाओं के हाथ में था, इसलिए उलमाओं को छोटे अमलों में विचार और व्यवहारों की समानता होती थी। ज़्यादातर इतिहासकार इसी वर्ग के लोगों से उभरते थे, लेकिन उनके लेखन में इस वर्ग का विचार पूर्वाग्रह प्रतिबिंबित होता है। विकारों की संख्या बहुत बड़ी थी। सामान्यतः नागरिकों की तरह वो भी हथियार रखते थे, इसलिए कभी शांति व्यवस्था के लिए बाधक हो सकते थे। शहरी आबादी का एक अन्य बड़ा हिस्सा गुलामों और नौकरों चाकरों का था। भारत और दूसरे एशियाई देशों में, यूरोप के में गुलामी प्राचीन काल से एक आम थे। हिंदू शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के गुलामों का वर्णन हुआ। कुछ मालिकों घर में पैदा होते थे, कुछ खरीदे हुए, कुछ बनाए हुए गुलाम होते थे। इस तरह वंशानुगत गुलाम होते थे। गुलामों के चलन को अरबी बाद में तुर्कों ने भी अपनाया। गुलामी बनाने का सबसे आम तरीका था लड़ाई में पकड़े गए लोगों को स्थिति में डाल दिया जाता था। महाभारत तक युद्धबंदी में गुलाम बनाना जायज समझा जाता था। तुर्कों ने भारत से बाहर बड़े पैमाने पर युद्धबंदियों को गुलाम बनाया। स्त्री पुरुषों गुलामों के लिए भारत और पश्चिम एशिया में बाजप्ता बाजार हुआ करती थी। तुर्क, काकेशियाई, यूनानी और भारतीय गुलामों की बहुत कीमत होती थी। लोग इन्हें हासिल करने के लिए उत्सुक रहते थे। थोड़े बहुत गुलाम
अफ्रीका से मुख्य रूप से अपनी से मंगवाए जाते थे। गुलाम आमतौर पर घरेलू कामकाज के लिए साथ देने के लिए किसी खास कौशल के कारण खरीदे जाते थे। कुशल गुलाम का और सुंदर लड़कियां कभी कभी काफ़ी ऊंचे दामों पर बिकती थी। कुशल गुलाम बहुत कीमती होते थे, कभी कभी ऊंचे पदों तक पहुंच जाते थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम। फिरोज शाह तुगलक भी गुलामों को काफ़ी महत्व दिया। उसने 1,80,000 गुलाम इकट्ठे किए, उनमें से बहुतों को तरह तरह के शिल्प कार्यों में लगाया। काफ़ी सारे गुलाम उसके अंगरक्षक थे। गुलामों के सबसे प्रसिद्ध इस्तेमाल व्यक्तिगत सेवा शुश्रूषा के लिए किया जाता था। गुलामों के साथ कभी कभी कठोर व्यवहार भी किया जाता था। कहा जाता था गुलाम की स्थिति घरेलू नौकरों से बेहतर थी, क्योंकि गुलाम के मालिक के लिए खाने रहने का बंदोबस्त करना जरूरी था, जबकि स्वतंत्र व्यक्ति भूखे मर सकता था। गुलामों को शादी करने की कुछ छूट थी, वे थोड़ी बहुत संपत्ति भी रख सकते थे। फिर आमतौर पर माना जाता था कि गुलामी पतनकारी है। हिंदू और मुसलमानों के दोनों के बीच गुलाम को आज़ादी देना सत्कार्य माना जाता था। सल्तनत काल में शहरी आबादी को खाने पीने की चीज़ें आमतौर पर सस्ते मिल जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खाद्य पदार्थों की कीमतों का जिक्र हम कर चुके। इसके समय 1 मन यानी 15 किलोग्राम गेहूँ की कीमत 7.5 रुपये जीतल थी। 7.5 जीतल थी। इनमें से जौ की कीमत 4 जीतल और चावल की कीमत 5 जीतल थी। 28 जेतल का चांदी का 1 टका होता था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कीमतों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय वे लगभग अलाउद्दीन के समय वाले स्तर पर आ गई। हो सकता है फिरोज के शासनकाल में कृषि के विस्तार के कारण ऐसा हुआ। शहरों में निर्वाह व्यय का अनुमान लगाना पाना कठिन है, एक आधुनिक इतिहासकार के हिसाब से लगाया जाता है। फिरोज शाह के शासनकाल में एक स्त्री इसमें एक पुरुष, एक पत्नी और एक नौकर और 2 बच्चे वाले परिवार का निर्वाह प्रति मास 5 टकों में होता था। इस प्रकार निचले तबके के सरकारी अमले या सिपाही के लिए जीवन यापन सस्ता था। लेकिन इस बात पर इस तरह के शिल्पियों और श्रमिकों पर लागू नहीं होती थी। अकबर के शासनकाल में भी अकुशल श्रमिक की माहवारी कमाई सिर्फ 2.5-3 रुपये थी, या शायद इससे भी कम। शिल्पियों और श्रमिकों की आय को देखते हुए शहरों में उसका जीवन कठिन ही रहा होगा। इस प्रकार मध्यकालीन समाज जबरदस्त असमानताओं का समाज था। यह बात हिंदुओं में भी ज़्यादा मुसलमान समाज में दिखाई देती। इस कारण से हिंदू प्रधानता गाँवों में रहते थे, जहाँ असमानता उतनी ज़्यादा नहीं थी। शहरों में मुसलमान अमीर काफ़ी आडंबर युक्त जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समृद्ध व्यापारी भी, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे, ऐसे में तड़क भड़क की जिंदगी बिताते थे। शहर हो या फिर गाँव, आम लोग का विशाल समुदाय सादा जीवन जीता था। उसे बहुधा बाहर तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनके जीवन में सिर्फ दुख देन ही नहीं था। अनेक तीज त्योहार, मेले, तमाश और उनके जीवन की एक तरसता को दूर करके उनकी खुशियों को भर देते थे। जाति और सामाजिक रीति रिवाज। इस काल में हिंदू समाज की रचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस काल में स्मृतिकार पूर्ववत ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान देते थे, यद्यपि उन्होंने इस वर्ग के अयोग्य सदस्यों की तीव्र निंदा की। एक विचारधारा के अनुसार ब्राह्मणों को न केवल कठिन समय में बल्कि सामान्य तौर पर भी बड़ी बाड़ी करने की इजाज़त थी, क्योंकि यज्ञादि और पौरोहित्य करने से कलयुग में गुजारे के लायक आमदनी नहीं होती थी। स्मृतियों में इस बात पर जोर दिया कि दुष्टों को दंडित करना, नेक लोगों की भलाई का काम करना और क्षत्रियों का कर्तव्य है। लोगों की रक्षा करने के लिए नियमित शस्त्र धारण करना केवल उन्हीं का धर्म है। शूद्रों के कर्तव्य और पेशों के बारे में इस काल में कमोवेश वही बातें की गई हैं जो पहले की गई थी। वैसे शूद्रों का परम कर्तव्य अन्य जातियों की सेवा करना था, किंतु उन्हें मांस और मदिरा के अलावा अन्य सभी धंधे करने की छूट दी गई थी। शूद्रों द्वारा वेद पाठ का विरोध अब भी किया जाने लगा, लेकिन पुराणों में श्रवण पर ऐसी कोई रोक नहीं थी। स्मृतियों का तो कहना था कि न केवल शूद्रों का भोजन करने, बल्कि उनके साथ एक घर में रहने, एक खाट पर बैठने, विद्वान शूद्रों के धर्मवश प्राप्त करने से बचना चाहिए। इसे अतिवादी दृष्टि माना जाता था, परंतु 4 वर्णों में से बाहर के लोगों को चंडालों के साथ मिलने जुलने पर कड़े निषेध लगाए गए थे। हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। कम उम्र की लड़कियों को विवाह और पति के संग पत्नी की सेवा निष्ठा का विधान करने वाले पुराने नियम यथावत कायम रहे। पत्नी को छोड़कर भाग जाने
कोई विवश रोग लग जाने, कुछ खास परिस्थिति में विवाह तोड़ा जा सकता था, लेकिन इनसे सभी स्मृतिकार सहमत नहीं है। कलयुग में जिन प्रथाओं का वर्णन किया गया उसमें स्त्रियों को पुनर्विवाह भी है, लेकिन जाहिर है कि यह वर्जना के ऊपर 3 वर्णों पर ही लागू होती थी। यहाँ जहाँ तक सती प्रथा का संबंध है, कुछ विधिवेता इसे जबरदस्त हिमायत मानते हैं तो कुछ इसके साथ शर्तें जोड़ देते हैं। कुछ विदेशी यात्रियों ने देश के लिए कई क्षेत्रों में इस प्रथा का चलन का उल्लेख किया है। इन बतना ढोल बजाजों के कर्णभेदी स्वर में अपने पति की चिता चलने की दृश्य का वर्णन श्रावत भाव से किया है। उनके अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। धर्मशास्त्रों के टीकाकार संपत्ति के संबंध में पुत्रहीन पति की जायदाद पत्नी के अधिकार का समर्थन करते थे, बशर्ते उसकी संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति ना हो। विधवा न केवल पत्नी की सुरक्षिता होती बल्कि उसे बचने में या किसी को दे देने का अधिकार भी था। इस प्रकार मालूम होता है हिंदू कानून में संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार में सुधार हुआ। ऊपरी वर्गों की स्थितियों में पर्दा प्रथा का व्यापक चलन हुआ। स्त्रियों को दूसरों की वासना दृष्टि से दूर रखने के लिए प्रथा उच्च वर्गों में हिंदुओं में प्रचलित थी। यह रिवाज प्राचीन ईरान, यूनान आदि में था। यूनानियों ने इस प्रथा को अरबों और तुर्कों से ग्रहण किया था। वे इसके साथ चलते ले आए। उनकी अनदेखी भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत, पर्दा प्रथा में व्यापक प्रचलन हुआ। पर्दे के चलन के प्रसार कारण हिंदू स्त्रियों को यह भय बताया गया कि कहीं हमलावर उन्हें पकड़ कर न ले जाए। हिंसा और मार काट के युग में यह संभव था। स्त्रियों को युद्ध में प्राप्त लूट की कीमती माल माना जाने लगा। लेकिन पर्दा प्रथा का फैलने का शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक था। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। जो लोग प्रतिष्ठित माना जाना चाहते थे उन सब ने अपनाने की कोशिश की। इसके लिए धार्मिक औचित्य भी ढूंढ निकाला। कारण चाहे जो भी हो, उनका स्त्रियों की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पुरुषों पर ज़्यादा निर्भर हो गई। सल्तनत काल में मुस्लिम समाज नस्ली समूह में बटा रहा। उसमें व्याप्त प्रबल आर्थिक असमानता का हम जिक्र कर चुके हैं। तुर्क, ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमानों के बीच कदाचित वैवाहिक संबंध होता था। सच तो यह है कि इन वर्गों में जाति पर आधारित हिंदू वाली अलगाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। हिंदी समाज वाले निचले तबकों पर मुसलमान बने लोगों के खिलाफ भी भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। इस काल में हिंदू और मुस्लिम वर्गों, उच्च वर्गों के बीच सामाजिक आदान प्रदान नहीं था, जिसका कारण कुछ तो यह था कि मुस्लिम अपने को श्रेष्ठ मानते थे, कुछ यह कि दोनों के बीच रोटी बेटी का संबंध, धार्मिक पाबंदियां लगी हुई हैं। उच्च जातियों में हिंदू मुसलमानों के मामले में उन्हीं निषेधों का प्रयोग करते थे जिनका प्रयोग वो शूद्रों के संबंध में करते थे। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इन जातीय निषेधों का मतलब नहीं है कि मुसलमान ऊंची जाति के हिंदुओं और शूद्रों में सामाजिक आदान प्रदान में बिल्कुल नहीं था। समय समय पर हिंदू सिपाही मुस्लिम सेनाओं में भर्ती किए जाते थे। ज़्यादातर अमीरों के व्यक्तित्व करेंगे हिंदू थे। शासन का स्थानीय तंत्र लगभग पूर्ण रूप से हिंदुओं के हाथों में रहा है, इसलिए आपसी संबंधों के लिए अवसर काफ़ी थी। इसलिए दोनों समुदाय में अपने अपने दायरे में सिमटे रहते थे। उनका एक दूसरे पर कोई संबंध नहीं था। इस तरह की कोई तस्वीर ना सही, लेकिन ना ऐसा व्यवहार संभव ही था। इसकी पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यों से नहीं होती, लेकिन हितों के टकराव और सामाजिक और धार्मिक मान्यता एवं आचार विश्वास से संबंधित भेदों के कारण तनाव अवश्य पैदा होते थे। इनसे आपसी समझ और सांस्कृतिक मेलजोल प्रक्रिया धीमी पड़ जाती थी। इन बातों को हम आगे के अध्याय में विचार करेंगे। राज्य का स्वरूप। भारत में स्थापित तुर्क राज्य सेनावादी और कुलीन तांत्रिक था। आरंभ में तुर्क अमीरों ने राज्य के ऊंचे पदों, ताजिकों, अफगान और अन्य गैर तर्की अप्रवासी को अलग रखकर उन पर अपना एकाधिकार कायम करने की कोशिश करी। यद्यपि तुगलकों ने अधीन कुलीन वर्ग का आधार विस्तृत हो पाया, तथापि कुलीनता उच्च पदों प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना बनाए थे। इसलिए मुसलमानों और हिंदुओं में विशाल आम वर्गों को ऊंचे पद प्राप्त करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। बेशक शहरों में निवास करने वाले मुसलमानों की सेना में भर्ती होने, राज्य की नौकरी पाने के लिए बेहतर मौके हासिल थे, लेकिन व्यापार पर हिंदुओं का वर्चस्व था। ग्रामीण कुलीन वर्गों में वही लोग शामिल होते थे। इसके अलावा प्रशासन के निचले स्तर पर जिनके सहयोगों के बिना राज्य काम नहीं कर सकता था, हिंदुओं के हाथों में थे। इस प्रकार ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग तथा शहरी प्रशासकों के बीच सत्ता की भागीदारी को मुख्य समझौता दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। निसंदेह इन अलग अलग वर्गों के बीच विशेष रूप से उच्च वर्गों के में बराबर झगड़े होते थे। यद्यपि इन झगड़ों को अक्सर धार्मिक रूप में देखा जा सकता था, तथापि इनके बीच संघर्ष का बुनियादी कारण दुनियावी भी था, जैसे सत्ता या जमीन के लिए संघर्ष या जमीन से पैदावार अधिशेष में हिस्सेदारी की ओर जोर आजमाए।
इन उद्देश्यों में मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते थे। औपचारिक दृष्टि से देखें तो राज्य इस्लामी था। इसका मतलब था कि सुल्तान इस्लामी कानून के में खुल्लम खुल्ला उल्लंघन की इजाज़त नहीं देते थे। उलेमाओं को राज्य के लाभदायक पदों पर नियुक्त करते थे। उनमें से बहुतों को राजस्व मुक्ति भूमि दान में देते थे। तथापि सुल्तान उलेमाओं पर राज्य की नीति निर्धारित करने की छूट नहीं देते हैं। हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश के दल में सुल्तान के पास जाकर अर्ज किया था कि मुस्लिम कानून पर सख्ती से अमल करे और हिंदुओं के सामने इस्लाम या मृत्यु में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखें। सुल्तान की ओर से वजीर ने उन्हें उत्तर दिया था कि ये अव्यवहारिक और अराजनीतिक होगा, क्योंकि मुसलमानों की संख्या में या दाल में नमक के बराबर है। मुस्लिमों की संख्या यहाँ दाल में नमक के बराबर है। राजकाज चलाने के लिए सुल्तान ने मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से ज़रूरी विनिमय को भी बनाने पड़ते थे, जिसे जवाबियत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के आला काजी से कहा था, मुझे नहीं मालूम कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। मैं तो राज्य की ज़रूरतों के मुताबिक नियम बनाता हूँ। यही कारण है कि इतिहासकार बनी ने दिल्ली सल्तनत का सच्चा इस्लामी राज्य मानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह उसने जहांदारी और दुनियावी बातों का ध्यान रखकर चलने वाला राज्य बताया। यहाँ हिंदू प्रजा का संबंध है। अरबी को सिंध विजय के सामने ही उन्हें जिम्मियों का दर्जा बख्शा गया, अर्थात वे मुस्लिम शासन को कबूल लेने वाले या जजिया अदा करने पर सहमत संरक्षित लोग थे। जजिया वस्तुतः सैनिक सेवा के एवज में अदा किए जाने वाला कर था। अपनी अपनी औकात और साधनों के मुताबिक अलग अलग लोगों से यह कर अलग अलग परिणामों में देना पड़ता था, लेकिन स्त्रियां और बच्चे तथा साधनहीन और विपन्न लोग इससे बरी रहते थे। ब्राह्मण भी इससे मुक्त रखे जाते थे। यद्यपि मुस्लिम कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आरंभ में जजियों उगाही भू राजस्व ख्यात की जाती थी। चूँकि सभी किसान हिंदू थे, इसलिए जजिया और भू राजस्व भेद पाना मुश्किल था। बाद में फिरोज ने कई गैर कानूनी मसूलों को समाप्त कर देते हुए जजिया को अलग कर का एक रूप दे दिया। उन्होंने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगाया। इसकी उगाही के लिए जिम्मेदार उलमाओं ने कभी कभी हिंदुओं को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, परंतु जजियों ने हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को मजबूर करने का उपकरण नहीं हो सकता। आमतौर पर कहा जा सकता है कि मध्यकालीन राज समानता नहीं बल्कि विशेष अधिकारों पर आधारित था। तुर्कों के पूर्व राजपूत किसी भी हद तक ब्राह्मण विश्वविद्यालयों का उपयोग करने वाले वर्ग थे। उनका स्थान अब तुर्कों ने ले लिया था। बाद में तुर्कों के अलावा ईरानी अफगान और भारतीय मुसलमानों का एक छोटा सा समूह ये सब विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में शामिल हो गए। मुसलमान धर्माधिकारी या उलमा भी इस वर्ग के सदस्य थे। हिंदुओं का जो विशाल वर्ग पहले से इस तरह के विशेष अधिकारों का उपभोग नहीं कर रहा था, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि यह पहले वाली शकल में कायम रही। इस प्रकार यद्यपि राज्य इस्लामिक होने का दावा करता था, तथापि वास्तव में यह सैन्यवादी और कुलीनतंत्रवादी था। सल्तनत के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता। इसी संदर्भ में हम इस बात का भी जायजा ले सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अधीन गैर मुसलमानों को कितनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। विजय के आरंभिक दौर में कई नगरों को तहस नहस कर दिया था। मंदिर आक्रमणकारियों के खास लक्ष्य होते थे, जिनका कुछ कारण यह था कि वह अपने लोगों की निगाह में अपने हमलों को अद्वितीय साबित करना चाहते थे और कुछ मंदिरों को कुछ संपत्ति पर अधिकार करना होता था। इस काल में कई हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदला गया था। इनका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण कुतुब मीनार के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो पहले विष्णु मंदिर था। इसे मस्जिद का रूप देने के लिए गर्भगृह को, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, गिरा दिया गया और उनके सामने मेहराबों का एक बड़ा आवरण खड़ा कर दिया गया। इन मेहराबों को कुरान की आयतें उत्कीर्ण कर दी गई। आहतों को घेरने के लिए कई मंदिरों में लाए गए स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। बाकी आहतों को कमोबेश ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। कई जगहों में जैसे अजमेर या ऐसा तो नहीं किया, लेकिन जब इस देश में तुर्कों ने अपने पैर जमा लिए तो शीघ्र ही उन्होंने अलग मस्जिदें बनवाना शुरू कर दिया।
मंदिरों, हिंदू, जैनों और पूजा स्थलों के प्रति नीति इस्लामी कानून शरीयत पर आधारित थी, जो कि इस्लाम के बरखिलाफ नए पूजा स्थलों के निर्माण का निषेध करता था। लेकिन शरीयत में पुराने मंदिरों की मरम्मत की छूट थी, क्योंकि इमारतें हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती। मतलब यह भी था कि गाँवों में मंदिर बनवाने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब उनका वहाँ मुसलमानों की आबादी कायम नहीं हो पाई। इस प्रकार घरों के एकांत में मंदिर बनवाए जा सकते थे, परंतु युद्ध काल में इस उदार नीति का पालन नहीं किया जाता था। युद्ध के समय भी तो इस्लाम के शत्रुओं के खिलाफ, चाहे वो मनुष्य हो या देवी देवता, लड़ना और उनका विनाश करना था। मगर शांति काल में तुर्कों के प्रदेशों में तथा जिन क्षेत्रों में राजाओं ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन क्षेत्रों पर हिंदू अपने धर्म का आचरण और उत्सव आडंबर खुल्लम खुल्ला करते थे। बरने के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि राजधानी और सूबाई केंद्रों में भी खुलेआम मूर्ति पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठों का प्रचार किया जाता था। उसने कहा कि हिंदू लोग मूर्तियों का यमुना में विसर्जन करने के लिए नाचते गाते, ढोल बजाते और जुलूसों की शाहजहां महल की मंदिरों के पास गुजरते थे, और मैं चुपचाप देखता रहता था। कट्टरपंथी उलमाओं के एक वर्ग ने दबाव के बावजूद न्यूनाधिक सहिष्णुता की नीति सल्तनत काल में कायम रही। यद्यपि समय समय पर इसमें बाधा भी पड़ी। कभी कभी युद्ध बंदियों को मुसलमान बना दिया जाता था और इस्लाम कबूल करने वाले अपराधियों को माफ़ कर दिया जाता था। फिरोज ने इस्लाम के रसूल में किए गए अपशब्दों का प्रयोग करने पर अपराध का एक ब्राह्मण को प्राणदंड दे दिया। दूसरी ओर मुसलमान को हिंदू बनाने के लिए भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। महान कफ वैष्णव सुधारक चैतन्य ने बहुत से मुसलमानों को हिंदू बना दिया। अलबत्ता उलमा वर्ग इस्लाम के त्याग को मृत्युदंड के योग्य अपराध मानते थे। कुल मिलाकर लोगों को मुसलमान बनाने का काम तलवार के जोर पर नहीं किया जा सकता था। यदि ऐसा किया जाता तो सबसे पहले दिल्ली और उसके आसपास की हिंदू आबादी को मुसलमान बनाया गया होता। मुसलमान शासकों को यह एहसास था कि हिंदू धर्म इतना प्रबल है कि उसे तलवार के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वह इस्लाम को कबूल नहीं करते। बर्नी भी कहता है कि हिंदुओं के खिलाफ बल प्रयोग का उन पर असर नहीं होता। इस्लाम के धर्मांतरण का कारण राजनीतिक या आर्थिक लाभ का लोभ या सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना है। कभी कभी जब लोग कोई महत्वपूर्ण शायक या जनजाति नेता मुसलमान बन जाता, तब उसकी प्रजा भी वैसा ही करती। सूफी संतों ने भी धर्मांतर में कुछ भूमिका निभाई, यद्यपि आमतौर पर उनका इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो अपनी संगत में हिंदू और मुसलमान दोनों का वे स्वागत करते थे। अलबत्ता कुछ सूफी संतों के संत प्रभाव के कारण इस्लाम के लिए कानून वातावरण तैयार हुआ, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि निचली जातियों के लोगों के खिलाफ हिंदू समाज में जो दुर्व्यवहार किया जाता था, उसके कारण अथवा सूफी संतों के प्रभाव की वजह से जो हिंदुओं में बड़ी संख्या में इस्लाम को कबूल किया। इस प्रकार के धर्मांतरण के कारण व्यक्तिगत राजनीतिक कुछ मामले क्षेत्रीय थे, जैसे पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि संबंध में। कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल अनेक जनजातियां जिनके अपने देवी देवता थे ने नियमित कृषि को अपनाया। कुछ के बाद कुछ मुसलमान बन गए। पश्चिम एशिया में मंगोलों के आक्रमण के बाद मुसलमान परिवारों के बहुत से लोग भागकर भारत पहुंचे। अफगान लोग भी भारत में लगातार आकर बसते रहे। उनमें से काफ़ी सारे लोग तुर्क सेना में भर्ती हो गए और व्यापार में लग गए। लोधी शासन के अधीन 15वीं सदी में भी अफगान भारत आए। इन सब के बावजूद भारत में मुसलमानों की संख्या अपेक्षाकृत कम ही रही। हिंदू मुस्लिम संबंधों तथा दोनों की संस्कृतियाँ प्रवृत्तियाँ, जिन पर हम आगे एक अध्याय में विचार करेंगे, परिस्थितियों के तकाजों में तय हुई हैं। और ये इति समाप्तम हो गया है। धन्यवाद।